Start recording. Okay, so let us start with the new topic, compression members. Compression member क्या होता है? Any structural member subjected to axial compressive forces is called as compression member. है ना? ये तो सबको पता है क्योंकि आरसीसी में भी सबने कॉलम्स पढ़ा था. तो हाँ बेटा, कॉलम जैसे कि, ठीक है. तो कई नाम भी होते हैं, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था कि कॉलम के कई नाम भी दिए हुए हैं हमने. जैसे आप आरसीसी में क्या कहते हैं? आरसीसी में कंप्रेशन मेंबर को आप कहते हैं कॉलम्स, लाइक, है ना. सिमिलरली अगर स्टील बिल्डिंग हो आरसीसी की बजाय तो हम उसको कहते हैं स्टैंचियंस. STANCHIONS, स्टैंचियंस बोलते हैं. ट्रस में क्या कहते हैं कंप्रेशन मेंबर को? स्ट्रट. यस, हाँ पीयूष, बिल्कुल ठीक, स्ट्रट कहते हैं हम. इसी तरह से क्रेन का एक होता है मेंबर, उसको हम कहते हैं बूम. ठीक है. तो कई नाम है मगर ये सारे हैं कंप्रेशन मेंबर्स. ठीक है. एक मैंने वो भी तुम्हें भेजा था, पीडीएफ शेयर किया था, उसमें भी ये सब लिखा हुआ है. उसमें फेलियर वगैरह काफी अच्छे से दिखाए हुए थे. पूरा तो समझ नहीं आया होगा मगर फिर भी आई होप कि तुमने उसे देखा होगा खोल के. तो दोबारा से देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट, वो है फेलियर. कंप्रेशन मेंबर्स कैसे कैसे फेल करते हैं. अब क्योंकि आप 6 सेमेस्टर में हैं तो आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ है, तो कुछ टर्म्स हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. राइट. पहला है क्रशिंग. क्रशिंग क्या होता है? क्रशिंग या फिर हम इसको कहते हैं स्क्वैशिंग. स्क्वैश का जैसे कि स्क्वैश वर्ब है, सबको पता होगा. तो क्रशिंग या स्क्वैशिंग पहला फेलियर है. ये कब होता है? जबकि लेंथ कंप्रेशन मेंबर की छोटी हो, यानी कि ये जो आपका पेडेस्टल समझ लीजिए, अगर ये जो लेंथ है या हाइट है ये छोटी है तो वो कंप्रेशन मेंबर क्रशिंग से फेल करेगा. राइट. क्रशिंग जो इसके इसमें क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी या डिजाइन स्ट्रेंथ होगी, यानी कि वो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ तक फेल करेगा, FY तक, क्योंकि ये स्टील है. तो क्रशिंग स्ट्रेंथ या स्क्वैशिंग स्ट्रेंथ उस कॉलम की जिसकी लेंथ काफी कम होती है, वो कैसे फेल करता है? FY. राइट. तो क्रशिंग स्ट्रेंथ, फेलियर स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी? यील्ड स्ट्रेंथ. राइट. दूसरी तरह का फेलियर होता है लोकल बकलिंग. मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगी, आपको अगर कोई डाउट हो तो चैट पे पूछ लेना. लोकल बकलिंग. लोकल बकलिंग क्या है? अब स्टील के रोल्ड सेक्शंस हैं, जैसे कि चैनल सेक्शन है, आई सेक्शन है ना. तो लोकल बकलिंग का मतलब है कि पूरा सेक्शन बकल नहीं कर रहा मगर इसका कोई एक पार्ट बकल करता है. अब सपोज करिए इस पे लोड लगा हुआ है चैनल पे, तो ये वेब बकल कर सकता है. वेब क्यों बकल कर सकता है? क्योंकि तुम्हें तो पता है बकलिंग जो होती है वो स्लेंडर एलिमेंट की होती है और वेब की जो थिकनेस है वो बहुत कम है इसकी हाइट के कंपैरिजन में. राइट. तो वेब को हम एज ए स्लेंडर एलिमेंट ट्रीट कर सकते हैं. हाँ चल. तो लोकल बकलिंग का मतलब सम पार्ट ऑफ द सेक्शन इज बकलिंग. राइट. तो ये वेब बकल कर सकता है, ये वाला वेब यहाँ पर ऐसे करके बकल कर सकता है, इसको हम कहते हैं लोकल बकलिंग. So individual part may fail. That individual part is web or web of the channel or I section. और ये क्यों है? Because of its cross sectional configuration. ये जो cross section इसका होता है वेब का, उसका configuration इस तरह का है कि it acts like a slender element. Right? तीसरी तरह का जो फेलियर है उसको हम कहते हैं, ओवरऑल कह लीजिए या ओवरऑल ना भी कहिए, फ्लेक्सुरल बकलिंग, जो कि आप कहते हैं ना नॉर्मल टर्म में कि कॉलम बकल कर जाएगा. कहते हो ना बकलिंग से फेल करता है या क्रशिंग से. एक तो क्रशिंग से फेल कर गया जब उसकी लेंथ छोटी है. अगर इसकी लेंथ बड़ी है इस कॉलम की, अब हम
पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे कॉलम की बात कर रहे हैं। सपोज करिए ये एक कॉलम है और इसकी जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है, राइट। तो क्या होगा, नाउ दिस कॉलम एक्ट्स एज ए स्लेंडर एलिमेंट, और क्या होगा कि ये जो लोड लग रहा है इसकी वजह से ये कॉलम डिफ्लेक्ट करेगा। अब ये डिफ्लेक्ट करेगा, डिफॉर्मेशन आ रही है इसमें। तो अब ये इस सेक्शन पर अगर हम देखें तो कॉलम जो है, कॉलम पे जो लोड आ रहा है, अब हम उसे एक्सियल ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सिस, कॉलम का एक्सिस यहाँ पर है बेंड शेप में, और लोड यहाँ पर लग रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं ई, यानी कि इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड। तो अब जो भी आपका लोड है वो खाली कंप्रेसिव तो नहीं रह गया, उस पर एक मोमेंट भी आ गया P इंटू ई का। मोमेंट क्या कहते हैं हम, फ्लेक्सर, यानी कि बेंडिंग, राइट। तो कॉलम कैसे फेल कर रहा है इस केस में, डिफ्लेक्शन की वजह से जो बेंडिंग इंड्यूस हुई है, तो हम इसलिए इसको कहते हैं फ्लेक्सुरल बकलिंग, राइट। तो ये जो कॉलम है जो कि लंबे होते हैं, स्लेंडर होते हैं, वो कैसे फेल करते हैं, बकलिंग में फेल करते हैं। नीरज समझ आ रहा है? नीरज, पीयूष, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा? आंचल, संध्या, हाँ। तो बकलिंग कैसे होती है ये समझ में आ रहा है ना। हम ऑल्दो जो लोड लगाया था हमने, वो तो हमने लगाया था एक्सियल, मगर बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉलम, उसकी लेंथ लंबी थी। जैसे पतले लंबे बंदे होते हैं, तुमने देखा होगा ना, कमर झुक जाती है उनकी, अपने अपनी बोझ से, अपने वेट से ही झुक जाती है। तो उसको कहते हैं बकल करना, कहते हैं ना ये बकल, बकल शेप है। तो दिस इज बकलिंग। सो स्लेंडर कॉलम, जो लॉन्ग कॉलम होते हैं, ड्यू टू एक्सेसिव डिफ्लेक्शन इन द वीकर प्लेन, बेंडिंग अकर्स, और वो बकलिंग से फेल करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई। चौथा फेलियर होता है बेटा टॉर्शनल बकलिंग। टॉर्शनल बकलिंग, ऑब्वियसली टॉर्शनल बकलिंग है तो टॉर्शनल मूवमेंट कहीं ना कहीं आ रहा होगा। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द टॉर्शनल मूवमेंट। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, हाँ, ट्विस्टिंग, जैसे कि एंगल है ना। एंगल के केस में ज्यादातर टॉर्शनल बकलिंग होता है। क्या होता है कि जो एलिमेंट का जो सेक्शन का एक्सिस है और जो लोड एक्सिस है, वो दोनों कोइंसाइड नहीं करते, राइट। वो जब कोइंसाइड नहीं करते हैं तो उन दोनों के बीच में एक इसेंट्रिसिटी आ जाती है। तो ये जो सेक्शन है ये ट्विस्ट कर जाता है, तो उसको हम कहते हैं टॉर्शनल बकलिंग, राइट। मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट बेटा, बेंडिंग और टॉर्शन दो अलग चीजें हैं। देखो, समझ रहे हो ना, बेंडिंग और टॉर्शन दो अलग चीजें हैं। जब आपने डिफरेंट फोर्सेस पढ़ी होंगी तब ये चीजें पढ़ी होंगी, याद है? हाँ, टॉर्शन इज जब उसके सेंट्रोइडल एक्सिस, जो उसका एक्सिस है और जो लोड एक्सिस है, उसके बीच में डिस्टेंस होता है। अब एंगल के केस में जो तुमने देखा होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ कहीं होता है, और अगर आप लोड यहाँ लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली टॉर्शन आएगा, हाँ, रोटेशन, राइट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टॉर्शनल बकलिंग। चलो, पांचवा है फ्लेक्सुरल एंड टॉर्शनल बकलिंग। मैंने फेलियर सारे लिस्ट करा दिए हैं इसमें, मगर तुम्हें सारे हम एनालिसिस में यूज नहीं करेंगे, हमारे केस में सिर्फ शॉर्ट कॉलम्स हैं, राइट। फ्लेक्सुरल टॉर्शनल बकलिंग का मतलब है कि जहां पर बेंडिंग भी होगी और टॉर्शन भी होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली, अच्छा नीरज अभी बताती हूँ, पहले ये कर लें। बेंडिंग और टॉर्शनल बकलिंग दोनों होगी। ऑब्वियसली ये किस में होगा, अनसिमेट्रिकल सेक्शंस में होगा, ठीक है। अनसिमेट्रिकल सेक्शंस जैसे कि एंगल सेक्शंस, राइट, उसमें ज्यादा दिखाई देती है टॉर्शनल एंड फ्लेक्सुरल बकलिंग। लोकल बकलिंग नीरज, मैंने जैसे बताया था ना, चैनल सेक्शन है या एंगल सेक्शन है,
इसमें ये फ्लैंज होता है, ये वेब होता है। लोकल का मतलब लोकल पार्ट। तो इस चैनल का ये जो वेब है, इट एक्ट्स एज ए स्लेंडर एलिमेंट, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है और थिकनेस कम है। तो ये सिर्फ यही अगर बकल करता है, ये ऐसे करके अगर मुड़ता है, तो हम इसको कहते हैं लोकल बकलिंग, राइट। और जो ओवरऑल फ्लेक्चुरल बकलिंग है वो पूरे कॉलम की हो रही है, ये बेंडिंग की वजह से। ठीक है, समझ आई? ये आई का वेब है, ये बकल कर सकता है, तो हम लोकल बकलिंग कहते हैं। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं है नीरज। FALNG क्या है? अगर ऐसा मैम, फ्लैंज में नहीं ना, वेब में होगा। फ्लैंज की तो थिकनेस ये है, मतलब ये विड्थ है, ये लेंथ है। कैसे होगा? डिपेंड करता है कि आपका जो लोड लग रहा है वो कैसे लगता है। हाँ, फ्लैंज में मुश्किल है, आपका जो ओरिएंटेशन है कॉलम का वो किस तरह से है। ठीक है, तो वीकर प्लेन में होती है लोकल बकलिंग हमेशा। ओके, चलो आगे चले। तो इन ये फेलियर्स हो गए। अगली स्लाइड ले लेते हैं। अगली स्लाइड में क्लासिफिकेशन, ये तो ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, अभी तुम्हें समझाया ही है क्या होता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ द मेंबर। तो ऑब्वियसली एक होगा शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर, जो कि क्रशिंग से फेल करेगा। ठीक है, क्रशिंग का मतलब जिसकी स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ होगी। दूसरा होगा लॉन्ग कंप्रेशन मेंबर विच फेल्स बाय बकलिंग, राइट। तीसरा इंटरमीडिएट कंप्रेशन मेंबर which fails by combined effect of crushing plus buckling. ओके, ठीक है नीरज, आगे चले। अच्छा, अब थोड़ा सा तुमने अगर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा हो, यूलर्स थ्योरी पढ़ी थी। यूलर्स थ्योरी कुछ याद है? यूलर जी का नाम याद है? रोहित को याद है? रोहित, उस समय आपने पढ़ा था इलास्टिक बकलिंग ऑफ कॉलम, है ना? यूलर थ्योरी, यूलर जी ने एक थ्योरी डिवाइस की थी जिसमें उन्होंने आइडियल कॉलम को कंसीडर किया था। मैं बहुत थोड़ा सा समझाऊंगी यहाँ पर तुम्हें। जो आइडियल कॉलम था वो क्या था? उसका मटेरियल होमोजीनियस था, राइट, आइसोट्रोपिक था, परफेक्टली इलास्टिक था। ओके, उसमें लोड जो था उसमें कोई इसेंट्रिसिटी नहीं थी, नो इसेंट्रिसिटी। उसके बाद और क्या मांगना था उन्होंने? उन्होंने ये मांगना था कि कोई भी इम्परफेक्शन नहीं है कॉलम में। इम्परफेक्शन इन टर्म्स ऑफ, ये इम्परफेक्शन दो तरह की हो सकती है। एक तो मटेरियल की होती है, यानी कि ये होमोजीनियस आइसोट्रोपिक जो आपने बोला, और इट इज परफेक्टली स्ट्रेट, राइट। जो रोल्ड सेक्शंस बनते हैं फैक्ट्रीज में बनते हैं, मगर दे आर नॉट परफेक्टली, मतलब परफेक्ट नहीं होते, इसलिए हम ये कहते हैं उसमें हमेशा इम्परफेक्शंस होती हैं, यानी कि उनमें जो फ्लॉ होते हैं कुछ ना कुछ। मगर जो आइडियल कॉलम यूलर साहब ने कंसीडर किया था, इट हैड नो फ्लॉ, राइट। और कॉलम के जो एंड्स थे वो हिंज थे। ओके, अच्छा, और उसमें कोई फ्लॉ नहीं था, कोई इम्परफेक्शन नहीं थी। तो इसके बेस पर आपको याद हो उन्होंने क्रिटिकल लोड निकाला था, जिसको आपने पी क्रिटिकल बोला था कॉलम के लिए, और उन्होंने ये निकाला था फॉर्मूला पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। याद है? नीरज, आंचल, राजीव, याद है? आई होप याद होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको ए से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? स्ट्रेस, क्रिटिकल स्ट्रेस आ जाएगी, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन ए एल स्क्वायर, है ना? आई अपॉन ए क्या होता है? आई अपॉन ए होता है स्लेंडरनेस रेशियो, आर इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन ए।
So I can write here pi square E R square upon L square. ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? और अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई स्क्वायर ई ओवर लैम्डा स्क्वायर वेयर लैम्डा इज इक्वल टू L बाई आर. ये सब तुमने पहले कर रखा है. तो ये इससे क्या दिखाना चाह रही हूं मैं? सिर्फ स्ट्रेस और लैम्डा में रिलेशन. स्ट्रेस और लैम्डा में क्या रिलेशन हुआ कि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता है स्ट्रेस कम होती है ना? लैम्डा यानी कि जैसे जिसकी भी स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा होगी उसकी फेलियर स्ट्रेस, क्रिटिकल स्ट्रेस कम होगी. तो स्लेंडर कॉलम जल्दी फेल करते हैं. स्लेंडर कॉलम जल्दी फेल करते हैं. राइट? ठीक है. तो ये रिलेशन यूलर्स कॉलम में आपने थर्ड सेमेस्टर में निकाला था. तो दिस वाज फॉर आइडियल स्ट्रेट. तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो कुछ इस तरह से होगा. यहां पर हम स्ट्रेस करते हैं एफ क्रिटिकल या सिग्मा क्रिटिकल लिख दीजिए आप इसे. और यहां पर हम करते हैं लैम्डा. ओके. अब अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आएगा बेटा. मैं इसको अभी ऐसे करके, ठीक है, इसको यहाँ पर मैं डॉटेड दिखाऊंगी क्योंकि हम स्लेंडरनेस रेशियो की, जैसे मैंने पहले बताया था, जिस कॉलम की स्लेंडरनेस रेशियो कम होगी वो क्रशिंग से फेल करेगा. ओके. और ये अगर मैं मानूं कि ये यील्ड स्ट्रेंथ है और इसको हम यहाँ लिखते हैं लैम्डा सी. तो अगर लैम्डा सी से कम है, राइट, यानी कि शॉर्ट कॉलम है. शॉर्ट कॉलम कैसे फेल करेगा? क्रशिंग से फेल करेगा. और उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? एफ वाई. ओके. तो इस कर्व जो ए बी पोर्शन है उसमें लैम्डा सी से कम है, ये वो शॉर्ट कॉलम है और वो क्रशिंग से फेल करता है. ठीक है राहुल? अब अगर हम बी और सी पोर्शन देखें जहां पर लैम्डा सी से ज्यादा है वहां पर क्या होगा? बकलिंग होगा, लॉन्ग कॉलम होगा. तो हम रफली, ये बिल्कुल मैंने प्रिसाइज नहीं समझा रही हूं, जस्ट टू हैव ए कॉन्सेप्ट. बकलिंग एंड लॉन्ग कॉलम. राइट. तो अगर मैं लैम्डा सी निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकती हूँ लैम्डा सी आराम से. तो अगर मैं कहूँ एफ वाई इज 250, हमारा जो स्ट्रक्चरल स्टील हम इस्तेमाल करते हैं उसकी 250 होती है एफ वाई ना. तो आप सिग्मा क्रिटिकल को 250 मानिए. पाई स्क्वायर और ई आपको मालूम है ना, पाई स्क्वायर और ई की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ है ना. तो आप लैम्डा निकाल सकते हो जिसको मैं कह सकती हूँ लैम्डा सी. हर्षित समझ आया? अभिषेक, आप लैम्डा सी निकाल सकते हो बेटा? मुझे निकाल के बताओगे कितना आएगा? हाँ, निकाल के बता दो लैम्डा सी की वैल्यू. कौन निकालेगा? प्रिंस निकालेगा पहले. प्रिंस निकाल के बताइए बेटा लैम्डा सी. आई एम वेटिंग. फटाफट निकालो. एक छोटा सा तो दिया है अभी आपको. फिर हम अगली शीट पे चलेंगे. अभी मेरे को पढ़ाना है बेटा, थोड़ा थोड़ा टाइम होने वाला है. जल्दी करो, जल्दी. लैम्डा सी की वैल्यू बताओ जिससे कम पे क्रशिंग होगा और उससे ज्यादा पे इलास्टिक बकलिंग होगी. प्रिंस, आंचल, नोबडी विद कैलकुलेटर. 0.12 रॉन्ग. नीरज क्या निकाला है बेटा? लैम्डा सी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ई अपॉन एफ वाई. ये निकालना है. नीरज गलत कैलकुलेट किया है ना बेटा? एनीबडी एल्स? फास्ट फास्ट फास्ट.
स्क्वायर कर दिया, शाबाश। 88, राइट, 88.85। ओके, तो अब आपको समझ आ गया कि अगर 88.8 ये आइडियल कॉलम है जिसके दोनों एंड्स पिन्ड हैं। अभी हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने अभी एल इफेक्टिव की बात नहीं की है, राइट। तो उस केस में अगर 88.85 से स्लेंडरनेस रेशियो कम है तो वो कॉलम कैसे फेल करेगा, कैसे फेल करेगा पीयूष? हाँ ठीक है, क्रशिंग से, राइट। और अगर ज्यादा है तो बकलिंग। ओके, आगे चले। चलो, इसके बाद मैं जो तुम्हें समझाना चाहती हूँ इम्परफेक्शन, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें, अब हम आते हैं जो हमें करना है बेसिकली। ये तो सारा थ्योरी सा था। अब ऑब्वियसली क्योंकि कोई भी कॉलम बिना फ्लॉज के, वो तो आइडियल कॉलम था, इम्परफेक्शंस के बिना नहीं होता। इम्परफेक्शंस क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टीज में हो सकती हैं, राइट, उसके क्रॉस सेक्शन में हो सकती हैं, सपोर्ट कंडीशंस हो सकती हैं, ज्योमेट्रिक वेरिएशन, क्रॉस सेक्शन का मतलब है ज्योमेट्रिक वेरिएशन, या लोड की हो सकती हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड, ये सारी इम्परफेक्शंस हो सकती हैं। तो ये सारी इम्परफेक्शंस उसकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती हैं। तो अब अगर आप हम में किसी से पूछा जाए कि स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर किस किस चीज पे डिपेंड करती, तो पहला हो गया मटेरियल, दूसरा हो गया लेंथ, तीसरा हो गया क्रॉस सेक्शन, चौथा सपोर्ट कंडीशंस, पांचवा इम्परफेक्शंस। ओके, एंड इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ रेजिडुअल स्ट्रेसेस। अभी सिर्फ नाम याद रख लो। तो इन चीजों पर डिपेंड करती है स्ट्रेंथ। इसको आगे देखेंगे। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस इस्तेमाल होते हैं कंप्रेशन मेंबर्स के लिए। कौन कौन से सेक्शंस इस्तेमाल होते हैं? देखो, सिंगल एंगल इस्तेमाल होता है, डबल एंगल इस्तेमाल होते हैं, टी इस्तेमाल होता है, चैनल इस्तेमाल होता है। इन मतलब मुझे चाहिए क्या, मैं ये चाहती हूँ जो, अच्छा आपको बताते हैं, जो बेस्ट सेक्शन होगा वो कौन सा होगा, लेट अस सी। आपने देखा जो कि स्ट्रेस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा स्क्वायर, है ना। और लैम्बडा क्या है? एल बाई आर। एल तो कॉलम का होगा जो होगा, ये जो आर है ना, आर सेक्शन की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। इतना तो समझ है। तो मुझे ऐसा आर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे लैम्बडा कम चाहिए ना, मुझे लैम्बडा कम चाहिए, क्योंकि लैम्बडा कम होगा तो आपकी स्ट्रेस ज्यादा होगी। लैम्बडा कब कम होगा? जब आर मिनिमम होता है यहाँ पर, जब ये वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि ऐसा सेक्शन चाहिए जिसका आर मिनिमम ज्यादा हो, है ना। यानी कि दो सेक्शन है अगर तुम्हारे पास, और दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है, मगर दोनों में से आर मिनिमम की वैल्यू अलग अलग है, तो हम वो सेक्शन चूज करेंगे जिसका आर मिनिमम ज्यादा होगा, क्योंकि फॉर द सेम सेक्शनल एरिया इट इज गिविंग यू लेस स्लेंडरनेस रेशियो। आर मिनिमम ज्यादा होने से स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा हो गई आपकी, सॉरी, स्लेंडरनेस रेशियो कम हो गई आपकी, और स्लेंडरनेस रेशियो कम होने से आपकी स्ट्रेस ज्यादा हो गई। So which is the best section? Best section is that which gives us more R minimum. तो more R minimum किसका होता है? सर्कुलर ट्यूब का होता है। किसका होता है बेटा? सर्कुलर ट्यूब का होता है। तो सर्कुलर ट्यूब इज द बेस्ट सेक्शन फॉर कंप्रेशन मेंबर। ओके,
मगर क्या था, अभी तक क्या था, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी पिछले अगर 2-3 साल छोड़ दो उससे पहले। तो इस ट्यूब में बेसिकली जॉइनिंग की प्रॉब्लम आती थी, कनेक्शन की प्रॉब्लम आती थी। अब तो वेल्डिंग टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है, तो हम सर्कुलर ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, राइट। दिस इज द बेस्ट सेक्शन फॉर कंप्रेशन मेंबर्स। दूसरी ऑप्शन आती है इसके बाद स्क्वायर ट्यूब। आप सर्कुलर नहीं मिले तो स्क्वायर ट्यूब इस्तेमाल कर लीजिए, स्क्वायर ट्यूब भी बहुत इस्तेमाल होती हैं, राइट, बॉक्स सॉर्ट ऑफ। तीसरा है कॉलम्स में जो इस्तेमाल होता है वो होता है ISHB सेक्शन। ओके, ISHB सेक्शन। ISHB क्यों होता है, इसका सेम वही फंडा है कि इट गिव्स मी बेटर आर मिनिमम फॉर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो तुम्हारी एक्सरसाइज ये है, सबके पास में स्टील टेबल्स हैं, ये आराम से करना बैठकर। आप कोई 2-3 सेक्शन देखना, ISHB हो, साथ में ISMB या ISLB जो भी आपके पास है। आप एक इसमें एरिया चूज कर लेना, से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर तकरीबन, दोनों का बराबर हो। एग्जैक्टली बराबर नहीं मिलेगा, डेसिमल्स में अंतर हो। देन यू सी द R values for both of them. ओके, आप ये देखोगे कि ये वाला जो सेक्शन है इसका जो R मिनिमम, R की दो वैल्यू होंगी, एक YY सेक्शन एक्सेस पर, एक ZZ एक्सेस पर। ओके, तो जो दोनों में से किसका R मिनिमम ज्यादा है, समझ गए? एक YY होगा, एक ZZ होगा, इन दोनों में से जो कम होगा दैट इज R मिनिमम, और दोनों में से R मिनिमम किसका ज्यादा है, देन यू विल फाइंड आउट कि ISHB का ज्यादा है, और इसीलिए हम ISHB सेक्शन इस्तेमाल करते हैं। ओके, यू गॉट इट, बट आई वांट इट इन ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास होगी आप मुझे बताओगे कि मैडम ये वाले 2 सेक्शन हमने देखे थे। हाँ, ऑब्वियसली अगर R मिनिमम ज्यादा है तो स्लेंडरनेस रेशियो कम हो गई, स्लेंडरनेस रेशियो कम है तो स्ट्रेस ज्यादा होगा। ये एक्सरसाइज अपने आप करेंगे। समझ में आई सेक्शंस आपको कि हम कौन से सेक्शंस इस्तेमाल करते हैं? ट्यूब करते हैं, ट्यूब नहीं हो तो स्क्वायर ट्यूब करेंगे, स्क्वायर ट्यूब नहीं तो ISHB करेंगे। अच्छा, मगर रूफ ट्रेसेस के लिए मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ क्योंकि अभी 10 मिनट रहते हैं, इसके बाद क्लास कंटिन्यू करूंगी, नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करना। रूफ ट्रेसेस के लिए या ट्रांसमिशन टॉवर्स के लिए हम एंगल्स इस्तेमाल करते हैं, एंगल सेक्शंस इस्तेमाल करते हैं, और एंगल में भी कोशिश करिएगा कि इक्वल एंगल इस्तेमाल करिए, क्योंकि इक्वल एंगल का R मिनिमम ज्यादा होता है। ठीक है, ओके प्रिंस, प्रिंस समझ आए? ठीक है, अब IS कोड के पेज 34 से लेकर 45 तक पढ़े हैं आपने? पढ़े हैं? अच्छा, ठीक है। मैं खोलती हूँ IS कोड को, एक बार तुम्हें दिखाती हूँ IS कोड कहाँ पर है। Let me see where is IS code. अभी शेयर करती हूँ बेटा नया। हाँ, I think everybody can see now IS code visible है ना? IS कोड दिख रहा है सबको, शेयर हो रहा है? हाँ, ठीक है। तो ये सेक्शन 7 है बेटा, कंप्रेशन मेंबर्स का। तो डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, देखिए। डिजाइन स्ट्रेंथ से सिर्फ यही एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, P is less than PD. डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए मेंबर इज गिवन बाय P is less than PD. ओके, ये पहरा भी काम का है। Common hot rolled and built up steel member used for carrying axial compression usually fail by flexural buckling. Buckling strength of these member is affected by residual stress, initial bow, accidental eccentricities of load. To account for all these factors, जो अभी हमने imperfections की बात की थी, उन सब को अकाउंट करने के लिए क्या किया, IS कोड ने 4 बकलिंग क्लासेस बना दी। ठीक है, 4 बकलिंग क्लासेस कौन कौन सी बना दी उसने? A, B, C, D।
जो कि टेबल 7 में दे रखी हैं। तो आप जब भी कोई सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, उस सेक्शन को आप इस टेबल में जाके देखेंगे, तो इस टेबल के थ्रू यू विल बी एबल टू कैलकुलेट कि ये सेक्शन कौन सी बकलिंग क्लास में फॉल करता है। ये ए में करता है, बी में करता है, सी में करता है या डी में करता है, राइट। तो ए बी सी डी जब आपको पता चल जाएगा कि इसकी ये बकलिंग क्लास है, उसी के बेस पर आप उसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो स्ट्रेंथ क्या है? PD, डिजाइन स्ट्रेंथ। और डिजाइन स्ट्रेंथ क्या है? AE इंटू FCD। ये तो सिंपल सी चीज है, स्ट्रेस मल्टीप्लाई विद एरिया। A इज इक्विवेलेंट एरिया। इक्विवेलेंट एरिया कंप्रेशन मेंबर्स के केस में अनलाइक टेंशन मेंबर, जैसे टेंशन मेंबर में आपको याद होगा कि आप होल के लिए रिडक्शन करते थे, है ना अंचल? होल रिड्यूस करते थे, मगर कंप्रेशन मेंबर में कोई भी रिडक्शन नहीं होता होल्स का, इफ दे आर फिटेड विद बोल्ट्स, राइट। अगर एम्प्टी है, खाली रह गया है कोई होल, तो आप माइनस करेंगे, राइट। मगर अगर उसमें बोल्ट डाला हुआ है तो आप उसमें माइनस नहीं करेंगे, रिडक्शन नहीं होगा। तो पूरा का पूरा एरिया कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रेंथ के लिए कंप्रेशन मेंबर में, ये डिफरेंस है। और एफसीडी क्या है? एफसीडी यहाँ पर ये निकाला हुआ है, डिजाइन स्ट्रेंथ। देखिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, एफसीडी इज इक्वल टू दिस, और इसमें कुछ फैक्टर्स लगा रखे हैं। आई होप कि तुमने ये सब पढ़ा होगा। मगर ये आया कहाँ से? ये देखो, ये आ गया ना, यूलर बकलिंग स्ट्रेस, जो हमने अभी समझा था। तो वो समझा दिए, तो नाउ यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस फॉर्मूला, राइट। ओके, अच्छा, जो फॉर्मूला है, हम इसको इस्तेमाल करके स्ट्रेस नहीं निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस फॉर्मूले के बेस पर कैलकुलेट करके स्ट्रेसेस टेबल की फॉर्म में आईएस कोड में दी हुई है, राइट। ये नहीं कि हम पहले यहाँ पे पाई निकालें, लैम्बडा निकालें, फिर हम एफसीडी निकालें, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वंस यू कम टू नो कि बकलिंग क्लास इसकी ए बी सी और डी है, कोई है, उसके बाद यू कैन स्ट्रेट अवे यूज टेबल 9। टेबल 8 और 9 है इसमें, देखिए मैं आपको, ये कर्व भी उसी से आए हैं। यू कैन यूज दीज कर्व्स, यू कैन यूज द फॉर्मूला, और यू कैन यूज द टेबल्स। तो 3 ढंग हैं बेटा निकालने के, राइट। ये आ गई टेबल, ये तो स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर है एफसीडी। ये नहीं, ये वाली भी नहीं, टेबल 9, ये है ना 9A, राइट। टेबल 9A दिख रहा है, KL/R, ये स्लेंडरनेस रेशियो है इस तरफ, और इस तरफ यील्ड स्ट्रेंथ है, सबको दिखाई दे रही है। टेबल 9A, टेबल 9B, टेबल 9C एंड टेबल 9D, these tables will be used for calculation of FCD। और ये आ गई टेबल 10, जो बकलिंग क्लास ABCD की मैं अभी बात कर रही थी। एक बार आपको पता चले कि भाई मैंने ये सपोज करो ISHB 300 इस्तेमाल किया, ISHB 300 की ये सारी डायमेंशंस आपको स्टील टेबल से मिल जाएंगी। उसके बाद आप ये लिमिट्स चेक करोगे, और फिर आप डिफाइन करोगे कि कौन सी बकलिंग क्लास है। हाँ, ये बुक में भी है बेटा, संध्या टेबल बुक में भी है, राइट। मगर आप बुक इस्तेमाल नहीं करते हो, आप कोड इस्तेमाल करते हो ना। हाँ, तो आप बकलिंग क्लास पहले ए बी सी कौन सी आती है ये देखोगे। जैसे कि अगर मैं, देखिए, हॉलो ट्यूब, सर्कुलर ट्यूब इस्तेमाल करती हूँ, तो देखो इसकी ए है बकलिंग क्लास, है ना, दिख रहा है आपको। अगर आप चैनल सेक्शन इस्तेमाल करते हो तो उसकी बकलिंग क्लास सी है। तो मैं अगर चैनल इस्तेमाल करती हूँ तो 9C टेबल पे जाऊंगी, ये वाली टेबल पर, राइट। और इससे एफसीडी की वैल्यू लूंगी सीधा, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करूंगी, एंड आई विल गेट द डिजाइन स्ट्रेंथ। समझ में आई बात? समझ आई सबको? नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि हमें करना क्या है। इतना समझ आया ना जो अभी तक हमने किया? तो ये तीनों टेबल्स हैं आपकी, और ये है बकलिंग क्लास की टेबल। और इसके बाद ये बेटा जो हमने IS 456 में था ना, अगर आपको याद हो, कॉलम्स में मैंने तुम्हें बताया था, ये वहीं से आई है टेबल।
ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स, एल इफेक्टिव निकालते थे, ये वही है, डिपेंडिंग अपॉन द एंड रीस्ट्रेंट। एंड रीस्ट्रेंट के हिसाब से कितनी इफेक्टिव लेंथ है वो निकाली हुई है। ये के है बेसिकली जो हमें लेना है, राइट। ये सब नहीं पढ़ना, यहाँ इफेक्टिव सेक्शनल एरिया लिखा हुआ है सेक्शन 7.3.2 में, इसको मार्क कर लो, पढ़ लेना इसको। एई कैसे निकालते हैं, इसमें यही लिखा है कि होल्स का जो है वो कंट्रीब्यूशन लेना है, ठीक है। और इसके बाद एंगल सेट आएगा। अभी टाइम खत्म हो रहा है, मैं नई क्लास का इनवाइट भेज रही हूँ। हाँ, ठीक है, ओके ओके ओके। ओके, राइट, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसके बाद देखो, जैसे कि टेंशन मेंबर्स में तुमने किया था, कंप्रेशन मेंबर में भी दो तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, राइट। किस तरह की? पहली होगी स्ट्रेंथ कैलकुलेशन की। स्ट्रेंथ कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि आपको सेक्शन दिया हुआ है ना, सेक्शन दिया हुआ है और तुमने उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है। एल दिया होगा, ऑब्वियसली लेंथ चाहिए होगी, और सेक्शन दिया होगा। ये दो चीजें दी होंगी और आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है, यानी कि ये कितना लोड ले सकता है कंप्रेशन में, ये निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? डिजाइन का क्वेश्चन होगा। इसमें क्या दिया होगा? ऑब्वियसली लेंथ दी होगी और लोड दिया हुआ होगा। लेंथ और लोड दिया होगा और आपने कोई ट्रायल सेक्शन चूज करके और ये दिखाना है कि P इज लेस देन PD, राइट। ठीक है ना विशाल? दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ, ओके। तो शुरू करते हैं पहले तरह का, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स। सब लोग आ गए हैं मुझे लगता है, 30 लोग आ गए हैं, आ जाएंगे धीरे धीरे। तो पहली तरह की प्रॉब्लम है कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर गिवन सेक्शन, लेंथ एंड कंडीशंस, सपोर्ट कंडीशंस, ओके। तो पहला स्टेप होगा कि डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन सेक्शन ऑफ कंप्रेशन मेंबर फ्रॉम स्टील टेबल्स। स्टील टेबल सबके पास है, जो भी आपको सेक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए चैनल सेक्शन दिया हुआ है या एंगल सेक्शन दिया हुआ है, आप स्टील टेबल्स खोलिए, उस पर्टिकुलर सेक्शन पर जाइए और उसकी प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज हमने लिख ली। उसके बाद डिटरमाइन द बकलिंग क्लास ऑफ गिवन सेक्शन फ्रॉम टेबल 10 ऑफ IS 800, राइट। हम उसकी बकलिंग क्लास निकालेंगे, A है, B है या C है या D है, टेबल 10 से। इसके बाद क्या करेंगे? कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द गिवन कंप्रेशन मेंबर डिपेंडिंग अपॉन द एंड कंडीशंस फ्रॉम टेबल 11 ऑफ IS 800। ये मैंने स्पेसिफिकली सब कुछ साथ साथ में लिखा है, खुद बनाया है, जिससे कि तुमको मुश्किल ना हो। तो अब आप एल इफेक्टिव निकालोगे एंड कंडीशंस को देखते हुए टेबल 11 से, ओके अभिषेक, ठीक है ना। अब एल इफेक्टिव भी है तुम्हारे पास, और ये जो प्रॉपर्टीज आपने ली थी, यहाँ पर आपने आर की वैल्यू लिखी थी, है ना, रेडियस ऑफ जायरेशन की, है ना मोहम्मद आफ्ताब। तो एल भी है और आर भी है, तो आप आराम से इसका स्लेंडरनेस रेशो निकाल सकते हैं। स्लेंडरनेस रेशो निकाल लिया आपने, गिवन मेंबर अलोंग द एक्सिस हैविंग मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, राइट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद अब क्योंकि आपने लैम्बडा निकाल लिया है, आप डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्लेंडरनेस रेशियो एंड द बकलिंग क्लास फ्रॉम टेबल 9A, 9B, 9C एंड 9D ऑफ IS 800, राइट। अब FCD आपने निकाल लिया। हाँ, आर मिनिमम स्टील टेबल्स में ही मिलेगा, तभी तो मैंने तुम्हें बोला है ISHB का निकालो। तुम्हारे पास अगर स्टील टेबल है तो आप खोल के देखोगे, उसमें दो आर वैल्यू होती हैं रेडियस ऑफ जायरेशन की। अगर आपका ये सेक्शन है, सपोज करो कि आइस सेक्शन या चैनल सेक्शन है आपका ये, तो ये एक्सिस, इसको हम कहते हैं ZZ, राइट, और इसको हम कहते हैं YY। तो आपकी उसमें दो वैल्यूज होंगी, RYY और RZZ,
इन दोनों में से जो कम है उसको हम कहते हैं आर मिनिमम। जो भी कम होगी इसका मतलब ये है कि वो प्लेन वीक है ना। दोनों प्लेन्स में अलग अलग है ना दोनों एक्सिस के, तो जिस में भी आर मिनिमम का मतलब है दोनों में से जो कम है, क्योंकि दोनों में से जो कम है, दो लैम्डा की वैल्यू हुई ना बेटा, लैम्डा वाई वाई और लैम्डा जेड जेड। हम कौन सा वाला लैम्डा लेंगे जो दोनों में ज्यादा होगा, क्योंकि वो पहले फेल कर जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, तो वीकर प्लेन पहले फेल करता है, ये हमेशा याद रखना। तो अब आपने आर मिनिमम निकाल लिया, टेबल से ले ली एफसीडी की वैल्यू। अब मेरे पास क्या रह गया, बस ये फॉर्मूला लगाना है, पीडी इज इक्वल टू ए इंटू एफसीडी। एफसीडी आपने टेबल से निकाला है, ए आपको स्टील टेबल से मिला है, तो आपने डिजाइन स्ट्रेंथ निकाल लिया, करेक्ट। वेयर ए इज इफेक्टिव सेक्शनल एरिया। अच्छा, दो इसमें नोट लिखे हुए हैं, अनलाइक टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर्स आर डिजाइन्ड ऑन द assumption that its gross cross sectional area will be effective in resisting loads। ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। अच्छा, for built up compression member the moment of inertia is calculated using the parallel axis theorem and properties of the single section। radius of gyration of built up member is then calculated as this। अब जैसे कि हमने सपोज दो चैनल इस्तेमाल किए, या फिर कई बार क्या करते हैं, एक आई सेक्शन लिया, उसके ऊपर एक प्लेट रख दी यहाँ पर और एक प्लेट यहाँ पर। तो ये जो आर आपने निकाला था बेटा, ये तो सिंगल एलिमेंट का था ना। वैसे स्टील टेबल्स में बिल्टअप की भी प्रॉपर्टीज हैं, मगर सारे बिल्टअप नहीं मिलते हैं उसमें, राइट। तो अगर इस तरह का सेक्शन है तो मैं क्या करूंगी, मैं फिर से इसका आई निकालूंगी, आई एक्स एक्स और आई आई वाई वाई और आई जेड जेड, जो भी आप लिखते हैं ध्यान से देख लेना। दोबारा से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब खाली इतना ही नहीं है ना, इसके ऊपर एक प्लेट भी है। तो आप कैसे निकालते हैं, आई सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, याद है सबको। राजीव यादव, याद है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हाँ, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोबारा, राइट। और उसको फिर आप ए से डिवाइड करके एरिया टोटल पूरे का, ओके, इस पूरे का अलोंग विथ प्लेट, और उसको अंडर रूट से डिवाइड करके आप आर की वैल्यू निकालोगे, तो आपके पास बिल्टअप की वैल्यू आएगी आर वाई वाई और आर जेड जेड। संदीप, समझ आया जो मैंने बोला है? आंचल, राजीव, नीरज, ठीक है, ओके। हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में आपको बिल्टअप की स्ट्रेंथ निकालना तो आ सकता है, मगर डिजाइन करना नहीं आता, सिलेबस में नहीं है। वैसे स्ट्रेंथ भी हम जनरली सिंपल देते हैं, सिंगल एलिमेंट ही देते हैं, बट हो सकता है मेरे जैसा कोई हो कि बिल्टअप दे दे कि तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना आना चाहिए, है ना। चलो, ये समझ आ गया, ये फॉर्मूला लगाना है, एफसीडी कहाँ से आया, एई कहाँ से आया, है ना। चलो आगे चले। तो एक तरह की प्रॉब्लम हो गई स्ट्रेंथ की, मुश्किल नहीं है, सिंपल है। आगे एग्जांपल्स हैं, वो करेंगे तो समझ आ जाएगा। ये एग्जांपल है, ये तुम अपने आप पढ़ोगे। मैं अभी छोड़ देती हूँ इसको, पहले पूरा स्लाइड्स पढ़ा देते हैं, और मंडे को हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। यू ट्राई टू डू दिस योरसेल्फ। सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, कौन सी चीज कहाँ से आई, है ना। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो अपने आप भी करना चाहिए बेटा, कि नहीं। हाँ श्योर श्योर, एंड आई वांट यू टू डू इट। देखो इसमें आंसर निकाला हुआ है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बिल्टअप है, बिल्टअप इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड। यहाँ पर देखो ये निकाला हुआ है, आई वाई वाई और आई जेड जेड पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे। अगर तुम्हें समझ ना आए तो तुम अपना कमेंट सेक्शन में मेरे को क्लासरूम पे भी भेज सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। ओके अभिषेक, स्पेसिफिकली ये मैंने अपने हाथ से बनाई है, फॉर यू कीपिंग इन माइंड कि आप कहाँ कहाँ पे अटकते हो। ओके, ये बिल्टअप का एक क्वेश्चन हो गया और एक सिंगल एलिमेंट का हो गया। तो दो एग्जाम्पल हो गए। अब आगे चलते हैं कि अगर हमें डिजाइन करना है तो कैसे करना है। हाँ ट्राई करके देखिए, नहीं दिक्कत होगी तो फिर कर लेंगे, कहीं जा थोड़ी ना। चलो
स्टेप्स फॉर डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स। अब स्ट्रेंथ हमने निकालना सीख लिया, अब डिजाइन कैसे करना है। गिवन क्या क्या होगा बेटा, अल्टीमेट लोड गिवन होगा आपको, लेंथ गिवन होगा एंड कंडीशंस गिवन होगी। Assume compressive stress in the member। अब क्योंकि तुम्हें मालूम है क्या था वो पी डी जो था वो क्या था, ए ई इंटू एफ सी डी, राइट। अब एफ सी डी तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा था, आपका सेक्शन के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा था, उसकी बकलिंग क्लास पे डिपेंड कर रहा था, है ना, उस पर डिपेंड कर रहा था, साथ में एल बाई आर पर डिपेंड कर रहा था। तो अभी मुझको शुरू करने के लिए कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये जो मैंने नीचे 2-3 चीज अजम्पशन लिखे हुए हैं कि अगर आप आई सेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो आप उसकी स्लेंडरनेस रेशियो इतनी एज्यूम कर सकते हैं जिसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस 130 होती है। ये कहाँ से आया कि जो रोल्ड स्टील सेक्शन अवेलेबल है उनकी स्लेंडरनेस रेशियो तकरीबन इतनी होती है, अगर हम 3 मीटर की हाइट माने कॉलम की रफली। मगर ये कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर ऐसा है तो मैं इतनी एज्यूम करूं, ऐसा नहीं है, राइट। तो आप 70 की जगह 60 भी ले सकते हो, 90 की जगह 95। दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, राइट। तो यू जस्ट हैव टू अज्यूम कंप्रेसिव स्ट्रेस बेस्ड ऑन समथिंग। तो अगर तुम्हें कहीं किसी बुक में हो सकता है इससे डिफरेंट वैल्यूज लिखी हो, तो ऐसा नहीं है कि ये IS 800 में है, ये IS 800 में नहीं है, दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो 5-10 ऊपर नीचे हर बुक में चलेगी, राइट। तो आप कंप्रेसिव स्ट्रेस अज्यूम करो, आपने कंप्रेसिव स्ट्रेस अज्यूम कर लिया, राइट। लोड आपके पास गिवन है, तो आपके पास क्या आ गया, एरिया रिक्वायर्ड, राइट। ठीक है ना राहुल, राजीव, अभिषेक, ये ठीक है ना। एरिया रिक्वायर्ड आ जाएगा, इफेक्टिव सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड। तो आप रोल्ड स्टील सेक्शंस के लिए, एंगल्स के लिए, बिल्ट अप मेंबर्स के लिए ये स्ट्रेसेस अज्यूम कर सकते हो टू स्टार्ट विथ, ओके। अब ये करने के बाद क्या हुआ, आपने ए रिक्वायर्ड निकाल लिया, एरिया रिक्वायर्ड निकाल लिया। नाउ सेलेक्ट ए सुटेबल सेक्शन फ्रॉम स्टील टेबल्स टू गिव रिक्वायर्ड सेक्शनल एरिया। अपनी स्टील टेबल्स देखिए, अगर ट्रस है तो मैं एंगल ले लूंगी, चैनल ले सकती हूँ, सर्कुलर ट्यूब ले सकती हूँ, मैं कुछ भी ले सकती हूँ, क्योंकि एरिया तो ये हर सेक्शन का मिलेगा मेरे को, बहुत सारी सेक्शंस अवेलेबल होंगे जिनका एरिया होगा। नाउ यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। सेकेंडली, वेयर यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर मेंबर। अगर हम स्टील बिल्डिंग बना रहे हैं तो मैं ऑब्वियसली क्या लूंगी, ISHB लूंगी, ठीक है। तो अब आप इसमें ISHB में देखेंगे कि कौन सा हमारा ए रिक्वायर्ड पे फॉल करता है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड नोट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द चोजन सेक्शन फ्रॉम स्टील टेबल्स। प्रॉपर्टीज में वही एरिया एंड आर, और अगर बिल्टअप है तो आपको आई भी लिखना पड़ेगा, उसकी सीजी भी देखनी पड़ेगी अगर बिल्टअप है तो। मगर ये सब अवेलेबल है, कैलकुलेट नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू नोट डाउन दैट। नाउ डिटरमाइन द स्ट्रेंथ PD ऑफ द चोजन सेक्शन एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये स्ट्रेंथ का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अब तुम्हारे पास सेक्शन है, एल है और सपोर्ट कंडीशंस है, ठीक है। तो अब इस सेक्शन की मैं फिर से बकलिंग क्लास निकालूंगी, ABCD क्या है, इस सेक्शन की हम स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे डिपेंडिंग अपॉन सपोर्ट कंडीशंस। क्योंकि अब मेरे पास R है तो मैं स्लेंडरनेस रेशियो निकाल लूंगी KL/R। इस KL/R और बकलिंग क्लास को यूज करके आप टेबल 9ABCD में से FCD निकालेंगे। इस सेक्शन का एरिया मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, इस FCD को मैं AE से मल्टीप्लाई करूंगी और मेरे पास आएगी इस सेक्शन की डिजाइन स्ट्रेंथ। अगर ये डिजाइन स्ट्रेंथ जो लोड आ रहा है, ये जो ऊपर लोड था PU, इससे ज्यादा है तो सेक्शन आपका सेफ है, ओके है। और अगर इससे कम है तो क्या करना पड़ेगा, सेक्शन को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है अभिषेक, समझ आया, ओके। तो
ये है डिजाइन की प्रॉब्लम, और इसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है डिजाइन का, राइट? ठीक है, तो ये सब करेंगे। पूरा एग्जाम्पल है डिजाइन का, जिसमें लास्ट में चेक किया है कि ये उससे ज्यादा है। आप ये कर सकते हो। ओके ओके, अब मैं एक काम करती हूँ, तुमको एग्जाम्पल्स भी जो बुक के करने हैं उनके नंबर बता देती हूँ, राइट? हाँ, तो एग्जाम्पल आपने बेटा करना है, बुक खोल के, एक मिनट। एग्जाम्पल 6 बुक। अच्छा, एक चीज का देखो, बुक में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं ना, उसमें उन्होंने फॉर्मूले से FCD निकाला है। आप फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, आप टेबल यूज करेंगे सीधा। ठीक है, टेबल 9ABCD, फॉर्मूला नहीं यूज करना, टेबल यूज करनी है। और एग्जाम्पल 6.1, 6.2, तो फॉर्मूले में पहले आप उसमें इम्परफेक्शन फैक्टर निकालते हो, रिडक्शन फैक्टर निकालते हो, वो सब नहीं करना है, सीधा टेबल लो। हाँ, टेबल से आंसर निकालना। तो हो सकता है 5-10 न्यूटन का अंतर हो, बट डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, 6.1, 6.2, बिल्टअप है 6.2, 6.3 कहाँ गया, 6.3, 6.4, 6.4 डिजाइन का है, 6.5, हाँ 6.5 तक। ओके, 6.5। 5 एग्जाम्पल्स हैं जो आपने करने हैं, बुक के हैं ये, भावी कट्टी के। बाकी अदरवाइज तुम्हारे पास कोई भी जो भी बुक है उसके भी कर सकते हो। जस्ट ट्राई टू गो थ्रू देम, go through the examples which are done in this PDF, and then आपके जो भी डाउट हैं वो हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट ट्राई टू डू समथिंग योरसेल्फ आल्सो, है ना? मैम हम इसमें यूज करेंगे, बट किस डेप्थ का कंसीडर करना है वो कैसे पता चलेगा? मतलब ISHB डेप्थ, ISHB जो निकालोगे बेटा, वो एरिया के बेस पे निकालोगे। ए रिक्वायर्ड के बेस पर अपने आप डेप्थ आएगी। आप स्टील टेबल से लोगे ना इस एरिया ए रिक्वायर्ड, इस ए रिक्वायर्ड के बेस पर आपकी ISHB सेक्शन आएगा, वो पूरा वहीं से डेप्थ आएगी। जैसे मान लो 56 पॉइंट सम सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, तो मुझे लगता है ISHB 300 या 400 के आसपास होगा। हाँ, एरिया रिक्वायर्ड पे क्या मैम, बोल्ट का, हाँ बोल्ट का रह गया बेटा, अभी मैं आई हूँ ना कल परसों, अब मैं बताऊंगी कौन से एग्जाम्पल किसके बेटे। बोल्ट का मैं बता दूंगी, यू डोंट वरी, अभी बहुत टाइम है, तुम्हारा 30 अप्रैल तक सेशन है, अभी हमारे पास बहुत टाइम बचेगा, बाद में वी कैन डू इट सो मेनी टाइम्स। वो सिलेबस मेरा अब ज्यादा नहीं है, एक कंप्रेशन मेंबर है और इसके बाद वो है, एग्जाम लूंगी लास्ट में, लास्ट में लेंगे एग्जाम, डोंट वरी अबाउट एग्जाम। ठीक है, तो अब खत्म करते हैं। यू गो थ्रू दिस स्लाइड्स, ओके, एग्जाम्पल करो जो तुम्हें 5 चाहिए हैं, जस्ट ट्राई देम, नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, मगर सिंपल वाले तो आप कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल्स और भी भेज दूंगी दूसरी बुक से, आई विल ट्राई। ओके, ठीक है, बंद करें। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आपने ये कहा था कि फाइनल, हाँ फाइनल एग्जाम लेंगे ना हम, अभी टाइम है, ले लेंगे एग्जाम। तुम एग्जाम की चिंता मत करो, पढ़ते रहो, क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं तो मुश्किल आएगी तुम्हें। हाँ, अलग अलग आते हैं, सेक्शन C में डिजाइन आता है और पार्ट B में डिजाइन आता है। ठीक है, चलो ओके, संध्या, अभिषेक, नीरज, आंचल, हाँ हाँ कुछ भी करो, ड्राइंग भी आएगा उसी में, मैं बता दूंगी। अभी सब पढ़ते रहो बेटा, थोड़ा एग्जाम की क्यों प्रॉब्लम इतना सोचते हो, आगे भी तो सोचो, एग्जाम के आगे ही सोचो।
एग्जाम के बाद जब आप पास कर लेंगे उस टाइम का सोचो। एग्जाम तुम्हें पता है सब लोग पास हो जाते हैं, यहाँ कोई फेल नहीं होता। डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, यू हैव टू थिंक बियॉन्ड इट। हाँ, बियॉन्ड इट सोचो ना। एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी है, उसके बाद वाली की टेंशन लेनी है कि उसके बाद हमें क्या करना है। राइट है ना अभिषेक? हाँ, आगे की ज्यादा होती है। दैट आई एग्री। हाँ बिल्कुल, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी है। हमारे एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पास होंगे, देखना। है ना संदीप? बुरा लगता है सुनने में, मगर होता है ऐसे ही है। ओके बेटा, चलो ओके, बाय। थैंक यू वेरी मच। खत्म करते हैं इसको। स्टॉप शेयर।